सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता। आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। दृष्टांत न्यूज आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के सबसे बड़े घोटाले का खुलासा करने जा रहा है। एक ऐसा घोटाला जो 64,000 करोड़ का घोटाला है और घोटाले का सरगना राशिद नसीम है। राशिद नसीम से घोटालेबाज राशिद नसीम कैसे बनता है, इसकी सिलसिलेवार परत दर परत दृष्टांत न्यूज आज इसको बेनकाब करेगा। राशिद नसीम जब पैदा हो रहा होगा तो उसके मां बाप ने सपना देखा होगा कि मेरा बेटा जब संसार में आएगा, पढ़ लिख के बड़ा होगा तो निश्चित तौर पे वो 140 करोड़ भारतवासियों की सेवा करेगा। ऐसे कार्य क्षेत्र में वो अपना कैरियर बनाएगा जहां पे उसके मां बाप राशिद नसीम के नाम से जाने जाएंगे। राशिद नसीम पर उनके मां बाप गर्व करेंगे। लेकिन राशिद नसीम जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, निश्चित तौर पर वो कम समय में बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना देखने लगा। उसकी संगत में ऐसे ऐसे भू माफिया, ऐसे ऐसे गलत क्षेत्रों से कम समय में धन कमाने वाले लोग आने लगे कि राशिद नसीम इस देश का सबसे बड़ा भगोड़ा अपराधी घोषित तक किया जा चुका। लज्जा आती होगी उस मां को जो राशिद नसीम को अपना बेटा कहने से इनकार करने लगती होगी कि आखिर मेरा बेटा इस देश का भगोड़ा अपराधी कैसे साबित हो गया। एक चीज और बताना चाहेंगे, इस देश में भगोड़ा अपराधी के रूप में पहली एफआईआर राशिद नसीम के नाम होती है। आखिर राशिद नसीम कैसे 64,000 करोड़ का घोटाला करने में सफल रहा, और जब उस पर दबाव बनने लगा, पैसा वापसी का दबाव बनने लगा, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े बड़े नेताओं, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण में आके वो देश छोड़कर दुबई जा बैठता है और दुबई में अपने को ऐसा साबित करने की कोशिश करता है कि वो भगोड़ा नहीं, एक संत है। इस पूरे परत दर पर 64,000 के घोटाले को समझने के लिए जो राशिद नसीम जो दुबई में भगोड़ा के रूप में बैठा हुआ है, उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत देश में लाकर देश की सलाखों के अंदर डालने की कोशिश में लगे हुए अधिवक्ता जो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं कि राशिद नसीम को भारत आना होगा, भारत आना होगा, भारत आना होगा, सलाखों के अंदर जाना होगा, सलाखों के अंदर जाना होगा, सलाखों के अंदर जाना होगा। लेकिन दुबई और भारत की सलाखों के बीच में जो सबसे बड़ी बाधाएं और अवरोध पैदा कर रहे हैं, वो चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के संरक्षण में राशिद नसीम दुबई में बैठा हुआ है। हम अब राशिद नसीम से भगोड़ा राशिद नसीम तक के प्रक्रिया को अधिवक्ता सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव से जानेंगे और उसकी परत दर परत खोलेंगे। जैसा हमने वादा किया था, राशिद नसीम के 65,000 करोड़ के घोटाले की परत दर परत खोलने के लिए जो राशिद नसीम को दुबई से लाकर भारत की जेल की सलाखों के अंदर डालने की जो लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव जी, उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस राशिद नसीम ने इस घोटाले को कैसा अंजाम दिया,
क्या इसने अकेले अंजाम दिया? क्या इसके ऊपर पर्दे के पीछे राजनीति के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं जिनका काला धन राशिद नसीम के इस घोटालों के जमीन में शामिल है? ये इस देश का इतना बड़ा भू माफिया कैसे बन जाता है? मैं सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव जी से इसकी एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे, जानेंगे आखिर 65,000 करोड़ के घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया। सत्येंद्र नाथ जी, दृष्टांत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लंबे समय से आप जो साइंस सिटी का घोटाला हुआ है, जो इस देश का सबसे बड़ा घोटाला के रूप में जाना जा रहा है, 65,000 करोड़ का घोटाला है, इसका जो मुख्य सरगना है वो राशिद नसीम है। वो देश छोड़कर दुबई में बैठा हुआ है और मुझे लगता है राशिद नसीम पहला व्यक्ति है जिसपे भगोड़ा एक्ट के तहत पहली एफआईआर दर्ज हुई है। क्या है संपूर्ण मामला? ये मामला ऐसा है कि साल 2014 में एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है कानपुर में, नाम रखा गया साइंस सिटी इंफ्रा प्राइवेट प्रोजेक्ट लिमिटेड, और इस कंपनी ने सब्जबाग ये दिखाया कि हम रियल एस्टेट सेक्टर में काम करेंगे और लोगों को प्लॉट और क्या कहते हैं फ्लैट्स वगैरह ये सब देंगे, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन पे नहीं आए लेकिन प्लॉट पे ज्यादा गए। तो शुरुआत तो इन्होंने प्लॉट से की, और प्लॉट की करने के समय 2014 में ही ये इन्होंने जो ठगी का कहते हैं मास्टर प्रिंट तैयार कर रखा था, उसमें कुछ जमीनों का तो एग्रीमेंट कराया गया, कुछ जमीनें खरीदी गई और एक विस्तृत क्षेत्रफल दिखा करके निवेशकों को कहा गया कि ये सारा प्रोजेक्ट हमारा है, आप इसमें पैसा लगाइए। जब कोई कंपनी रजिस्टर्ड कराई जाती है तो उसमें काफी डायरेक्टर होते हैं। क्या राशिद नसीम अकेले सरगना है या अन्य डायरेक्टर कौन कौन है, किस क्षेत्र के लोग हैं? इस कंपनी में जब रजिस्टर्ड हुई थी तब इसमें केवल 2 ही डायरेक्टर्स आए। 51% का शेयर होल्डिंग राशिद नसीम के पास और 49% की शेयर होल्डिंग आसिफ नसीम के पास आई। राशिद नसीम आसिफ नसीम का कनेक्शन क्या है? राशिद नसीम और आसिफ नसीम दोनों सगे भाई हैं। और इसके बाद जब आगे अब ग्रो करती है कंपनी तो इसमें कई असिस्टेंट डायरेक्टर, करीब 10-12 असिस्टेंट डायरेक्टर्स एंट्री करते हैं, वेरियस समय पे एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं। ये पूरा जो है आगे चलता है। राशिद नसीम भू माफिया बनने से पहले उसका अपना क्या कार्यक्षेत्र था? राशिद नसीम भूमाफिया बनने से पहले जो स्टोरी पुलिस के वर्जन में निकल के आई है, स्पीक एशिया, राम सर्वे, इस तरीके की ठगी करने वाली कंपनियों का फ्रेंचाइजी लिए हुए था और पहले वो इन कंपनियों में काम कर रहा था। इसके बाद इसने बजाज एलियांस की एक क्या कहते हैं फ्रेंचाइजी ली, जिसमें कि फर्जी चेक, प्रीमियम के फर्जी चेक बना करके देना शुरू किया। और साल 2013 में एक अखबार ने इसके बारे में बाकायदा लिखा था कि किस तरीके से ये फर्जी जो है वो काम कर रहा है, और स्पीक एशिया, राम सर्वे, इस तरीके की कंपनियों में जो है लोगों को ठगी करने के लिए जो है प्रोत्साहित कर रहा है, उनके साथ ठगी कर रहा है, पैसे काफी लिए गए। जब राशिद नसीम अपने भाई के साथ मिलकर ये कंपनी बनाता है तो कंपनी बनाते समय इतने बड़े भूखंड पर एकाधिपत्य कैसे जमा लेता है? कहां से सृजन होता है जमीनों का सृजन होने का तरीका उसका यह था कि जैसे मैं अगर लखनऊ के केवल आपको एक एग्जांपल देता हूं तो लखनऊ की पहली इन्होंने साइट चालू की थी पैराडाइज गार्डन पर 500-600 बीघे की जो है एक साइट बनाई गई, जिसमें शुरुआत की गई एग्जांपल पे 20 बीघा या 10 बीघे की जो है लैंड को इन्होंने परचेज किया, कंपनी के नाम से परचेज किया, कंपनी से किसानों से परचेज किया। जो वहां के किसान जो परचेज करते समय किसानों ने आपत्ति दर्ज कराई कि हमारा पैसा नहीं मिला। नहीं, इस चीज की वहां नहीं हुई, क्योंकि इनिशियली जब आप शुरुआत करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, तब आपको ईमानदारी दिखानी पड़ती है। तो बेस बनाने तक तो इसने ईमानदारी दिखाई, उसने जो है किसानों से बाकायदा रजिस्ट्री कराई, साइंस सिटी कंपनी के नाम पे वो रजिस्ट्री एग्जीक्यूट होती है, 20-25 बीघे तक की रजिस्ट्री एग्जीक्यूट करा लेता है। इसके बाद उन किसानों को बाकायदा उनकी जमीन पर झंडे लगाने के लिए 50,000, 30,000 ये उनको महीने का दिया जाता था और उनसे कहा गया कि ये सारी जमीन एग्रीमेंट पे आ गई। इनके अपने बंदे जो ऑथराइज एजेंट होते थे, ऑथराइज सिग्नेटरी होते थे, उनके साथ उन किसानों का एक एग्रीमेंट हो जाता कि तुम्हारी जमीन पे हम झंडा लगाएंगे और हम इसको अपनी प्रोजेक्ट लैंड दिखाएंगे। जो निवेशक वहां आता था उसको लगता था कि ये सैकड़ों बीघों की साइट है और वो देख करके उसमें। अच्छा, जब ये साइट शुरू हो जाती है, ये विज्ञापन देने लगता है कि हम आपको सस्ते दरों में प्लॉट देंगे, फ्लैट देंगे,
तो शुरुआती चरण कितने लोगों ने निवेश किया इसके कंपनी में? शुरुआती चरण में जो निवेश किया गया उसके विषय में जो विस्तृत जानकारी आई, इन्फोर्समेंट, वो क्या कहते हैं, आर्थिक अपराध शाखा, ईओडब्ल्यू ने साल 2023 में एक जांच करवाई। उस समय एसपी स्वप्निल मगमैन थे, उन्होंने जो वो हेडेड हुए, उनके अंडर में एक कमेटी बनी, उसमें 4-5 लोगों का नाम आया था। उन्होंने 3 बैंकों के 35 अकाउंट की जांच की, और 3 बैंकों के जो 35 अकाउंट की जांच की तो उसमें इन्वेस्टर्स का नंबर आता है 2,19,000। ये एक 3 बैंकों का 35 अकाउंट, जबकि जो हाई कोर्ट में रिट में जो है डायरेक्ट डिटेलिंग आई है उसमें 121 अकाउंट्स के बारे में बताया गया है, 45 बैंकों के 121 अकाउंट के, और अभी सारे बैंकों के अकाउंट की डिटेलिंग नहीं आई। जिस दिन सारे अकाउंटों की डिटेल जिस दिन आ जाएगी तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है हजारों करोड़ का यह घोटाला है। ये हजारों करोड़ का घोटाला है और इसमें लाखों इन्वेस्टरों का पैसा फंसा हुआ है। इन्वेस्टर किस श्रेणी के थे? इन्वेस्टर में एक बात पुनः फिर कह रहा हूं, इन्वेस्टर किस श्रेणी के थे? साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते हैं। यहां मैं आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहूंगा जी। इनके यहां इन्वेस्टर टॉप टू बॉटम हर तरीके की श्रेणी के थे। इन्होंने कैलविनेटर का फ्रिज बेचने से लेकर के फ्रिज के साथ साथ प्रेस मशीन तक देने का जो है विज्ञापन किया। पैसे 3-3 हजार रुपए तक भी इन्वेस्ट कराए। जीडीवीसी इनका इनिशियल प्रोजेक्ट था जिसमें 1000 रुपए तक जमा कराए गए, फिर 1000 रुपए को कन्वर्ट कराया गया एसबीसी के लिए लेकर के गए, तो 1000 रुपए जमा कराने वालों की संख्या 10,000 में थी। इस तरीके से सीन क्या बना कि वहां पे इन्वेस्ट करने वाला आदमी वो एकदम कैसे जमीन पे रहने वाला, मतलब एक कहते ना एकदम निम्न स्तर तबके का, निम्न स्तर नहीं बोलना, निम्न तबके का जो है जिसके पास कुछ नहीं है, उसने भी पैसा लगाया। और बड़े बड़े आईपीएस, आईएएस और क्या कहते हैं अधिकारियों ने भी अपनी ब्लैक मनी खपाई है इसमें। इतनी बड़ी सुनियोजित साजिश, या इसको कह सकते इतनी बड़ी सुनियोजित रणनीति के तहत डाका डालना, निवेशकों का पैसा हड़पना, क्या अकेले राशिद नसीम के बस का था? क्या इसके पीछे, पर्दे के पीछे बड़े बड़े खिलाड़ी भी मौजूद हैं? इसमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। राशिद नसीम ने जो अपनी टीम बनाई, उन्होंने अपनी टीम का, जैसे कंपनी की जो है, कंपनी में वेरियस टीम्स ऑपरेट करती थी। कुछ टीम्स का मैं नाम लेता हूं, जैसे आपकी जो है कोहिनूर टीम हो गई, चैंपियंस टीम हो गई, स्पार्टन टीम हो गई, किंग स्पार्टन टीम हो गई। इस तरीके से इस तरीके की जो टीम आती है अचानक क्या कही जाती है, पानी के बुलबुले की तरह खड़ी होती हैं और फिर पता नहीं चला इनका अस्तित्व कहां चला जाता है। इनका वेरिफिकेशन क्यों नहीं होता? इनका वेरिफिकेशन नहीं कराया गया। क्यों इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि इसने पूरे सिस्टम को, मेरे पास कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग रही, जिन ऑडियो रिकॉर्डिंग को मैंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी दिया कि गोमती नगर थाने में जब आर स्क्वायर पे इसका ऑफिस चल रहा था तो सीओ से लेकर के चौकी इंचार्ज तक मंथली सीओ को 5 लाख रुपए, एसएचओ को 1.5 लाख रुपए, और एसएचओ को 2.5 लाख रुपए और चौकी इंचार्ज को 1.5 लाख रुपए मंथली वेतन की तरह बांटा जाता था। तो जब आप एक संस्था को, जो संस्था जांच कर रही है, उसको आप अपने ग्रिप में ले लेंगे तो जांच कौन करेगी? तो आप जब कोई ठगी करने लगते हैं तो बाकायदा हर संस्था को आप खिलाते पिलाते हैं और उसी के जरिए आप फल फूलते हैं। आपके इस कथन के अनुसार मेरा अपना एक मत बन रहा है, राशिद नसीम मानसिक रूप से तैयार था कि मुझे निवेशकों का पैसा ले होना है। ये पहले दिन से, डे 1 से उसकी जो थिंकिंग थी जी, डे 1 से जो थिंकिंग थी वो यही थी कि हम पैसा इकट्ठा करेंगे, पैसा इकट्ठा करके ले करके चले जाएंगे। क्योंकि अगर वो 2000, अभी मैंने जब क्लेम फाइल करना शुरू कराया है कि हाईकोर्ट ने बाकायदा डायरेक्शन दिया कि जिन लोगों का पैसा डूबा हुआ है वो बाकायदा स्पेशल कोर्ट में जाकर के अपना क्लेम फाइल करें। 2014 की लोगों की रजिस्ट्री एग्जीक्यूट हुई है, उनको टिल डेट पोजीशन नहीं मिला है, वो लोग आज अपना क्लेम लेकर के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने 2014 में उसमें राशिद नसीम ने स्वयं एग्जीक्यूट किया उस रजिस्ट्रियों को, बाकायदा उसमें राशिद नसीम के साइन है। तो जब आप 2014 की रजिस्ट्रियों का पोजीशन 2024 तक नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आप डे 1 से उस ठगी को करने के लिए आपने अपना माइंड सेट कर लिया है। 65,000 करोड़ के घोटाले का सरगना रसीद, इसको संजीवनी कहां से मिल रही है? इसको संजीवनी प्रशासन के ही लोगों से मिलती है। मैं ऐसे कई फोटोग्राफ्स, ऐसे कई दे सकता हूं जहां बाकायदा ये जानते हुए विभाग, ये बाकायदा जानते हुए कि ये आदमी, इस आदमी के ऊपर बैग जैसा FIR है। मैं इसी पार्टी का एक
अदना सा कार्य करता रहा, लेकिन मेरा कभी भी किसी मंत्री के साथ, कभी किसी भी उसके साथ फोटोग्राफ एक नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है। लेकिन इन लोगों का जिनके ऊपर 10वीं FIR है, जो PMLA में अभियुक्त हैं, वो लगातार उनकी पार्टियों में जाते हैं, फोटोग्राफ खिंचवाते हैं, बाकायदा उनको जो है बैकअप मिलता है। क्या राशिद नसीम के बारे में कहा जा सकता है उसने अपने जाल में बड़ी बड़ी मछलियों को फंसा रखा है? उसने बड़ी बड़ी मछलियां, पूरा सिस्टम को फंसा रखा है, मतलब पूरा सिस्टम हाईजैक, पूरा सिस्टम उसने हाईजैक कर रखा हुआ है। मैं ये चीजें चूंकि आपके उसमें बोल नहीं सकता हूं, डायस पे मैं आर्गुमेंट कोर्ट के सामने आर्गुमेंट कर रहा था, मेरे सामने ऑनरेबल कोर्ट ने जो है इस चीज को कहा कि मिस्टर श्रीवास्तव, आप केवल अभी जो पेमेंट मिल रहा है वो पेमेंट के लिए आप अपना प्रयास करिए, अब उसको लाने का प्रयास ना करिए, क्योंकि वो सबको खिला खिला के बाहर गया है। तो हम इसको निश्चित तौर पे दृष्टांत न्यूज पे ये बोल सकते हैं सिस्टम कोलैप्स हो गया है। सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है, सिस्टम को कोलैप्स किया जा रहा है। किसके द्वारा? राशिद नसीम के द्वारा लोगों को बाकायदा पेमेंट। यही तो मैं कह रहा हूं, आप खुल के बताइए ना, राशिद नसीम को संजीवनी कहां से मिल रही है, इनके द्वारा मिल रही है? राशिद नसीम कौन है उसके पीछे? राशिद नसीम को जो संजीवनी मिल रही है, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की तरफ से बाकायदा मिलती है। समाजवादी पार्टी कौन? समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री से लेकर के कई मंत्रियों को नाम बताइए। अखिलेश यादव को जो बाकायदा उनका संरक्षण मिला हुआ था, उसके बाद और मंत्रियों को उसको संरक्षण मिला था, उसके ऑफिस में छापा पड़ा, सेल टैक्स कमिश्नर में बाकायदा सेल टैक्स का छापा पड़ा, सेल टैक्स का पूरा छापा मेहनत किया गया, बोलियों में भर भर के पैसे रुपए जो है पीछे की तरफ टांग करके गए, वो डिटेलिंग आज तक नहीं पड़ी। बाकायदा इनकम टैक्स के छापे पड़े, करोड़ों की जो है चिट्ठियां, वो क्या कहते हैं, पेनाल्टी इंपोज हुई, आज तक इनकम टैक्स ने 1 रुपए का भी डिटेलिंग कोर्ट के सामने नहीं प्रस्तुत किया है। बड़े बड़े मंत्रियों का जो है लगा हुआ है, उसमें पैसा लगा हुआ है, हर कोई जो है। और कौन बड़े मंत्री? यही मंत्री जिनका बता रहा हूं मैं नहीं, नाम बताइए ना। नाम कई नाम है भाई, हमको भी अपनी चीजें देखनी पड़ती हैं। डंके की चोट में बोल रहा हूं मैं आपको फोटोग्राफ दे रहा हूं, आप ये समझिए क्या कहते हैं, उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री क्या कहते हैं केशव मौर्य जी के साथ इनके फोटोग्राफ्स हैं, इनके फोटोग्राफ जो है राम नाईक जी के साथ है, इनके फोटोग्राफ जो है जगदीश मुखी के साथ है, इनके फोटोग्राफ विजय पाठक के साथ है, इनके फोटोग्राफ संजय सदन देव के साथ है। कैसे इनके फोटोग्राफ हैं? इनके फोटोग्राफ अगर वो आदमी अभियुक्त है, फोटो से आप ये जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि दोनों आपस में मिले हुए हैं? ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं? वो तो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। नहीं, सार्वजनिक कार्यक्रम में एसएन श्रीवास्तव तो नहीं एंट्री पा पाते हैं, एसएन श्रीवास्तव की तो एंट्री नहीं है, एसएन श्रीवास्तव के साथ कभी विजय पाठक की फोटो नहीं मिली है, एसएन श्रीवास्तव के साथ कभी किसी मंत्री की फोटो नहीं निकलेगी। कौन विजय पाठक? मंत्री जी। कौन मंत्री जी? इनके ज्ञान प्रकाश उपाध्याय वर्तमान में PMLA में जेल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मामले में है, उसका अभी रिसेंटली दोबारा अरेस्ट हुआ है वो आदमी, और उसकी फोटोग्राफ किससे हैं? उसके संबंध किससे हैं ये नहीं इसको डिस्क्लोज करते हैं, बट मैं फोटोग्राफ के बारे में बोल रहा हूं कि उसके फोटोग्राफ ब्रजेश पाठक के साथ निकल के आ रहे हैं, उसके फोटोग्राफ राम नाईक के साथ निकल के आ रहे हैं, उसके फोटोग्राफ, उसके बाद आसिम नसीम के फोटोग्राफ गीता भगुआ के साथ निकल के आ रहे हैं, राशिद नसीम के फोटोग्राफ जगदीश मुखी के साथ निकल के आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोगों के फोटोग्राफ वो उनकी क्या कहते हैं पार्टियों में एंट्री कैसे पा रहा है, जबकि हर कोई जान रहा है 2013 से बाकायदा मीडिया लिख रही है, मीडिया बता रही है कि ये आदमी ठग है, ये आदमी चोर है, और इस आदमी के ऊपर सैकड़ों FIR पंजीकृत है। 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, वो हर बड़े प्लेटफॉर्म से, हर मंच से कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, इनसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, और मुझे अगर मौका मिला तो मैंने आपके हाथ में दिया हुआ ये मैं पार्लियामेंट्री रिपोर्ट बनवा करके जो है तैयार करा करके रखा हुआ, ये पूरा है सिलसिला, ये वो डायरी है, ये वो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है जो राशिद नसीम के गुनाह, राशिद नसीम के भूमाफिया होने को प्रमाण देती है कि राशिद नसीम भूमाफिया है, उत्तर प्रदेश के तक के सबसे बड़े घोटाले का सरगना है, 65,000 करोड़ का घोटाला करके वो हिंदुस्तान को छोड़ के दुबई में जा बैठता है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राशिद नसीम के अनेकों पैरोकार हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में बड़े बड़े पदों पर काबिज हैं। आखिर मुख्यमंत्री जी, आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति को हम स्वीकार कैसे करें, जब 65,000 करोड़ रुपए जो उत्तर प्रदेश के नागरिकों का निवेश था, जमीनों में, प्लॉटों में,
आखिर वो इतना बड़ा घोटाला करके कैसे भाग सकता है? निश्चित तौर पर आपकी एजेंसियों ने बहुत बड़ी रकम खाई होगी, बहुत बड़ा माल खाया होगा, नहीं राशिद नसीम आज उत्तर प्रदेश की सलाखों के अंदर होता। दृष्टांत न्यूज ने 65,000 करोड़ के घोटाले के सरगना राशिद नसीम का एक बहुत बड़ा खुलासा आज किया है। ये खुलासे आगे भी उसके कुकर्मों पर, जो उसके द्वारा कुकर्म किए गए हैं, सिलसिलेवार जारी रहेंगे, कई किस्तों में जारी रहेंगे, जब तक कानून राशिद नसीम के गले में फंदा नहीं डाल सकता। दृष्टांत न्यूज की मुहिम जारी रहेगी। दृष्टांत न्यूज से मैं अनूप गुप्ता।